बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बोहर एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी डेरिवेशन किस तरह है। तो पहले आप हेडिंग दे दे एटॉमिक डेरिवेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले आप इस डायग्राम के ऊपर गौर कर लें कि एटम में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो इनके ऊपर आउटवर्ड जो फोर्स होगी उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। और इनका फिज़िक्स में हमारे पास फार्मूला है mv²/r। सेकेंडली, इनके ऊपर न्यूक्लियस की तरफ से जो फोर्स इनके ऊपर अप्लाई होता है तो इनको हम सेंट्रीपिटल फोर्स या कोलंबिक फोर्स कहा जाता है। कोलंबिक फोर्स। अब जो है ये कोलंबिक फोर्स, जिस तरह आप लोगों ने 10th के केमिस्ट्री में या 9th के फिज़िक्स में आप लोगों ने कूलम्स लॉ जो है पढ़ा होगा, उनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द, यानी इनका क्या फार्मूला होगा, इनको डिराइव करते हैं कि कहाँ से आया। यानी कूलम्स लॉ अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, फोर्स जो है ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ का, जो चार्ज बॉडी होंगे उनके Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के साथ जो है उनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर हमारे पास चार्ज बॉडी के ऊपर अगर +1 -1 है, इसी तरह +2 -2, तो जैसे जैसे इनके ऊपर ये मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो ये आप दो आयन कंसिडर कर ले, दो चार्ज बॉडी किसी भी चीज़ को कंसिडर कर ले। तो इस इक्वेशन का इस वक्त ये मतलब है कि जब भी आपके पास मैग्नीट्यूड बढ़ेगा चार्ज बॉडी का तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। यानी +1 -1 के निस्बत +2 -2 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इनके निस्बत +3 -3 का और ज़्यादा होगा। और इस कूलम्स का जो फार्मूला है इसमें एक और हमारे पास यहाँ पर मौजूद है r²। यानी अगर चार्ज बॉडी के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये कम होगा। फोर्स और रेडियस जो है ये इनवर्स रिलेशन में है और ये चार्ज मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है ये फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। जब हम इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वलिटी लगाते हैं तो फिर एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर k लिख दिया, यहाँ पर Q1, ये Q2 और यहाँ पर ये आया r²। अब जो है हम इससे क्या काम ले सकते हैं, ये कूलम्स लॉ के मुताबिक ये कोलंबिक फोर्स है। यहाँ पर हमारे पास एटम के अंदर चार्ज बॉडी कौन से है, तो आप कंसिडर कर ले आपके पास ये Q1 जो है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी ये है, ये Q1 हुआ। और ये न्यूक्लियस जो है ये Ze से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। ये आपके पास Q2 जो है ये है Za, ये न्यूक्लियस के लिए Z एटॉमिक नंबर, और ये E जो है न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा। तो ये Ze पॉजिटिव और ये जो है नेगेटिव। आपके पास दो चार्ज बॉडी है यहाँ पर। इनके अलावा K जो है, K क्या है, किस चीज़ के बराबर होगा, 1/4πε0 जो है ये इनके बराबर है। ε0 क्या चीज़ है, परमिटिविटी कांस्टेंट। परमिटिविटी कांस्टेंट का क्या मतलब है कि वैक्यूम में मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक वेव या अपोजिटली चार्ज आयन की जो अट्रैक्शन है कितने इजीली पास हो सकते हैं, इनको परमिटिविटी कांस्टेंट कहा जाता है। यानी वैक्यूम में फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैग्नेट हैं, तो अगर हम डायरेक्टली उसको करीब लाए तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। अगर उसके बीच में हम एक पेपर रख दें तो फिर कम हो जाएगी, दो पेपर रख दें तो मज़ीद कम हो जाएगी। तो
ये हमें ये कह रहा है कि अगर वैक्यूम में दो चार्ज बॉडी मौजूद हो तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है कितने इजीली जो है पास हो सकता है, या दो मैग्नेट हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक वेव कितने आसानी के साथ जो है पास हो सकते हैं। इनको परमिटिविटी कांस्टेंट कहा जाता है। अब हम अपने मकसद के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, तो हम इस चीज़ों को जो है रिप्लेस कर देंगे। के की जगह पर हम क्या रख देंगे, यानी F इक्वल टू, यानी जो हमारे पास कोलम्बिक फोर्स है या इनको आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं, तो ये हमारे पास K की वैल्यू आप रख दे तो K हमारे पास बराबर है 1/4πε0। तो 1 ऊपर मौजूद है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4πε0 और Q1 की जगह पर मैं रख दूंगा ये E और Q2 के लिए ZE, या आप यहाँ पर E रख दें, इससे जो है और प्लस माइनस की ज़रूरत ही नहीं है। यानी अगर आप यहाँ पर ZE रख दें, यहाँ पर E रख दें, प्लस माइनस तो वैसे भी हम वहाँ पर नहीं लगाते, लेकिन आप सिर्फ ये समझ लें कि हमारे पास न्यूक्लियस एटम में एक न्यूक्लियस चार्ज बॉडी है और एक इलेक्ट्रॉन। तो Q1 Q2 की जगह पर हम ये रख देंगे ZE और ये E। इनको कंबाइन कर देते इससे क्या बनेगा, F इक्वल टू ZE² 4πε0। ये आपके पास जो है क्या आया 4πε0, और ये R² जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो इनको भी ऐड कर देंगे R²। इनको गौर से देखिए, जो भी चीज़ अगर इसमें कुछ मिस हो जाए तो आप बताया करें। तो ये आपके पास एक हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, और दूसरा जो ये आया हमारे पास F कोलम्बिक, या इनको हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इस तरह भी लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये इक्वल है ZE² 4πε0 R²। ये फार्मूला जो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ये आया। अब जो है हम इससे रेडियस को डिराइव करते हैं, तो किस तरह करेंगे देखिए, और क्यों करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों रिवॉल्व कर रहा है, यानी अगर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाए तो ये बाहर निकलेगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाए तो ये न्यूक्लियस की तरफ आएगा। तो ये इसलिए रिवॉल्व कर रहा है कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होते हैं। तो हम इन दोनों के कंपैरिजन से जो है स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और इनके नीचे जो है इनके फार्मूलाज लिख देंगे। ये हमारे पास हुआ mv²/r, और यहाँ पर दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ZE² 4πε0 R²। अब जो है आप इसमें किस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम मुख्तसर करना चाहें और हम रेडियस मालूम करेंगे तो R को एक साइड पर लिखेंगे, तो इसमें यहाँ पर है R² और यहाँ पर है R। तो अगर मैं इस स्क्वायर का ये जो है कैंसिल कर दूँ इस R के साथ, और R को एक साइड पर लेके जाऊँ तो क्या फार्मूला बनेगा इससे, क्या फार्मूला हो जाएगा, R इक्वल टू ZE² और ये mv² यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी R को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और mv² को यहाँ पर लेकर गए, तो 4πε0 और mv²। तो आपके पास जो है ये इक्वेशन बन गया। इनको आप नाम दे दें इक्वेशन 1। अब जो है इस रेडियस के डेरिवेशन में आप ये याद रखें, एक तो आपको स्टार्ट लेना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इनके कंपैरिजन से। दूसरी बात कि इसमें जो है आपको v की स्क्वायर जो है इनकी वैल्यू पुट करनी है। क्यों, इसलिए कि जब इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ शेल में अगर मौजूद होगा तो उसके वेलोसिटी में फ़र्क आएगा, उनका मास और उनका जो चार्ज होगा या उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा, ये तमाम चीज़ें जो है ये कांस्टेंट है। πε0 मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, सिर्फ फ़र्क आएगा v² में। तो v² कल हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम में mvr nh/2π, तो उससे हम v² की वैल्यू बनाएंगे और यहाँ पर जो है पुट कर देंगे। तो इनका रीज़न समझ में आया कि बाकी चीज़ें जो है कांस्टेंट है, सिर्फ v² जो है इनको इसलिए इनकी वैल्यू हम पुट करना चाहते हैं कि ये वेरिएबल है, ये चेंज होगा, मुख्तलिफ शेल में इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी मुख्तलिफ होगी।
और दूसरा इससे ये भी फ़ायदा होगा कि इसमें n इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ़ शेल कौन सा है, किस शेल के लिए, यानी किस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, किसके लिए रेडियस को कैलकुलेट करना है। तो इस v स्क्वायर की वैल्यू लगाने से इसमें n इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुटिंग द अकॉर्डिंग टू द Bohr's postulate, according to the Bohr postulates, mv r equal to nh over 2 pi। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला था। गौर से देखिए, जो समझ में ना आए तो उसी वक्त जो है पूछ लिया करें कि इसका क्या मतलब है, किस तरह हुआ। तो आप वीडियो पर ध्यान ना दें, सिर्फ इसको देखिए। v स्क्वायर की वैल्यू लगानी है और हमारे पास ये फार्मूला हमने कल पढ़ा था बोहर के पोस्टुलेट में, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ये स्क्वायर है, वहाँ पर सिंगल मौजूद है। तो हम क्या कर सकते हैं कि टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर जो है हम स्क्वायर ले लेंगे। तो इससे फिर ये बन जाएगा कि m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर लेकर हम डायरेक्ट 4 लगा देंगे। सही है, 4 कहाँ से आया, इस 2 का जो है स्क्वायर लिया, और पाई जो है इसका भी स्क्वायर। अब जो है हमें v स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो v स्क्वायर को यहाँ पर रख देंगे और बाकी चीज़ें जो है मास और रेडियस को शिफ्ट कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे उस साइड पर। तो ये v स्क्वायर और यहाँ पर ये लिख देंगे n स्क्वायर h स्क्वायर और यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर और इनको शिफ्ट कर दो m स्क्वायर और r स्क्वायर। ये हमारे पास जो है v स्क्वायर की ये वैल्यू आई। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इनटू इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो इनका फार्मूला है r और ये z स्क्वायर, यहाँ पर आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m और ये v स्क्वायर की जो वैल्यू है मैं रेड मार्कर से मेंशन कर रहा हूँ कि आपको पता चले। ये वैल्यू जो है v स्क्वायर के जगह पर मैं रख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जैसे हम मैथ्स में करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह की वैल्यू मौजूद है, 1 ओवर यहाँ पर मौजूद है 2 और 3। तो अगर मैं 2 और 3 को ऊपर लेके जाऊंगा तो फिर 3 और 2 लिखूंगा। आ रहा है समझ में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब इनको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। जिस तरह हमारे पास डिजिट्स में इस तरह होता है ना कि 1 ओवर ये मौजूद है और नीचे मौजूद है 2 और 3, तो अगर मैं इनको ऊपर लेके जाऊँगा तो फिर 3 ओवर 2 लिखूँगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पर इनको शिफ्ट कर रहा हूँ कि r इक्वल टू z स्क्वायर, यहाँ पर आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m और इस n स्क्वायर और h स्क्वायर इसको छोड़ दें अपनी जगह पर, और ये वाला जो है ये आप ऊपर शिफ्ट कर दे 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर, इसको हमने शिफ्ट कर दिया। अब जो है आप बाद में लिख लेना, अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखिए ये 4 के साथ कैंसिल, पाई जो है पाई स्क्वायर वाले इसके साथ कैंसिल, m जो है इस स्क्वायर के साथ हम कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप इस तरह करना चाहते हैं कि r का ये स्क्वायर इस r के साथ कैंसिल कर दे, फिर r को अपनी जगह पर जो है आप छोड़ दें और बाकी जो हमारे पास फैक्टर है इनको चेंज कर दें इक्वल साइन के इस तरफ पर, तो जो नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और जो डिनोमिनेटर हैं नॉमिनेटर में आ जाएंगे। या इस तरह कर सकते हैं कि r को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दें और इस तरह लिख दें। अगर मैं इनको
यहाँ पर जो है शिफ्ट कर दूँ तो मैं इस तरह लिखूँगा कि आर ओवर आर स्क्वेयर और बाकी चीज़ें आप बता दें कौन कौन से रह गए। जेड स्क्वेयर, हाँ, पाई और एम और आर तो वहाँ पे चला गया। अच्छा, नीचे क्या मौजूद है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो ये आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ये एप्सिलॉन नॉट, इनको अगर आप पहले लिख दे बाद में लिख दे तो इससे कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, अब इनको आप कैंसिल कर दें आर स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ओवर आर इक्वल टू जेड स्क्वायर पाई एम और यहाँ पर आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब मैं अगर इक्वलिटी के इस साइड पर इनको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ यानी आर ओवर 1 इस तरह लिखना चाहता हूँ, तो 1 तो नीचे डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये मैंने इन्वर्स कर दिया। तो यहाँ पर भी इस तरह होगा, जब वहाँ पर जो कुछ मैं कर रहा हूँ इक्वलिटी के उस साइड पर, तो यहाँ पर भी करूँगा। तो आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और ये नीचे आ जाएगा जेड ई स्क्वायर पाई एम। अब जो है इसमें जो कांस्टेंट है जिसमें चेंज नहीं आता और जिस चीज़ में चेंज आता है तो शेल नंबर चेंज हो सकता है और जेड एटॉमिक नंबर जो है चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन के लिए हो तो 1 होगा, हीलियम के लिए हो तो यहाँ पर 2 आएगा। तो हम वेरिएबल और ये कांस्टेंट जो है इनको सेपरेट करते हैं, यानी आर इक्वल टू मैं एन स्क्वायर ओवर जेड इनको यहाँ पर लिख रहा हूँ और इनको जो है एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट ओवर ई स्क्वायर पाई एम इनको अलग कर दिया। ये जो है कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें एक जो है ये क्या चीज़ है ये आप फिर बाद में जो है कैलकुलेट कर ले कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। एच इनकी प्लैंक्स कांस्टेंट इनकी जो है वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अच्छा, इनके अलावा एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि पहले आप प्लैंक कांस्टेंट की स्क्वायर ले लें, यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इनकी स्क्वायर ले लें, फिर ऊपर नॉमिनेटर में जितने भी फैक्टर मौजूद है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे डिनोमिनेटर में जितने भी है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो स्टेप वाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनका आंसर क्या आएगा, इनका आपके पास जो है आंसर आएगा आर इक्वल टू यानी यहाँ पर ये है एन स्क्वायर ओवर जेड और यहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इससे जो है ये वैल्यू ये आएगा आपके पास। अब आप क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हम इस फार्मूले से हाइड्रोजन के लिए अगर एटॉमिक रेडियस पेपर में आ जाए कि आप एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर ले हाइड्रोजन एटम के लिए और उनका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में मौजूद है तो या सेकंड शेल में मौजूद है, थर्ड शेल में मौजूद है, तो हम सिर्फ एन स्क्वायर की वैल्यू जो है ये चेंज करेंगे और आपसे साथ में ये पूछा जाए कि आप आंसर जो है मीटर में कैलकुलेट करें। तो हाइड्रोजन के लिए Z क्या है पर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू 1। तो उनके लिए सिंपल फार्मूला ये होगा कि एन स्क्वायर 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये फार्मूला आप हाइड्रोजन के लिए यूज़ करेंगे और किस वक्त यूज़ करेंगे जब मीटर यूनिट में हमें आंसर रिक्वायर हो। लेकिन अगर ये पूछे कि नहीं आप जो है एंगस्ट्रॉम में बता दें इनका आंसर यानी रेडियस आप कैलकुलेट कर दें एंगस्ट्रॉम में, तो फिर हम ये रिलेशन इसमें एंटर कर देंगे कि 1 मीटर जो है ये आपके पास इक्वल होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम पर मीटर। तो अगर इस यूनिट को मैं एंगस्ट्रॉम में लेकर जाऊंगा तो एंगस्ट्रॉम जो है छोटा यूनिट है
मीटर से, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा R इक्वल टू n स्क्वेयर 0.529 एन टू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई ये -10 जो है ये हमारे पास है मीटर, ये मल्टीप्लाई 10⁻10 एंगस्ट्रॉम पर मीटर। तो ये मीटर जो है ये इनके साथ कैंसिल हो जाएगा, 10⁻10 प्लस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एंगस्ट्रॉम का ये यूनिट बच गया। तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा R n स्क्वेयर 0.529 एंगस्ट्रॉम। यानी आप सिंपली जो है इस फार्मूले को हाइड्रोजन के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है या थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है और आप इनका एटॉमिक रेडियस एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करें, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि R इक्वल टू 1 स्क्वेयर अगर फर्स्ट शेल के लिए हो, कि अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो तो उनका एटॉमिक रेडियस क्या होगा 1 स्क्वेयर, और यहाँ पे लिख दूंगा 0.529, इससे जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में, यानी वापस यही आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सेकंड शेल के लिए तो फिर आप क्या करेंगे, R ये n स्क्वायर की जगह पर 2 और उनका जो है स्क्वायर रख दूंगा। यानी अगर आपसे ये कहें कि वो फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में आप रेडियस कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, या इसके बजाय अगर ज़रा सा ट्विस्ट ये दे दे कि K शेल में, L शेल में, M, तो आपको ऑलरेडी पता है K फर्स्ट शेल है तो आप 1 रखेंगे, L जो है सेकंड शेल है तो आप 2 रखेंगे, M थर्ड शेल है तो आप 3 रखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड शेल के लिए जब मैं कैलकुलेट करूँगा, और हाइड्रोजन के लिए ये बात हो रही है, हाइड्रोजन के लिए क्यों कि मैंने Z यहाँ पर इग्नोर किया हाइड्रोजन के लिए। अगर ये कोई और एलिमेंट होता और उसके बारे में पूछता कि आप इनका एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करें, तो फिर मैं Z को इग्नोर नहीं कर सकता, इनके लिए फिर जो है मैं वही एटॉमिक नंबर रखूँगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देखिए ये आपके पास बना 0.529 एंगस्ट्रॉम। आप जो है इनका स्क्वायर ले लें और इनको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये सेकंड शेल के लिए आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह R3 यानी थर्ड शेल में अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो फिर आपके पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये आएगा आपके पास। इसी तरह अगर इनके बजाय हमसे ये पूछा जाए, अगर इनके बजाय हमसे ये पूछा जाए कि आप हीलियम का, तो हीलियम का तो कब इनके ऊपर अप्लाई होगा, बोहर्स के जितने भी फार्मूले हैं ये तब अप्लाई हो सकते हैं जो जिस स्पीशीज़ के पास एक इलेक्ट्रॉन हो। मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर ये अप्लाई होंगे। तो हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई हो सकता है, हीलियम के ऊपर कब अप्लाई होगा, जब ये +1 फॉर्म में हो। टोटल इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये +1 फॉर्म में हो तो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब ये फार्मूला हम किस तरह यहाँ पर अप्लाई करेंगे इनके लिए, अगर मैं ये क्वेश्चन इनके लिए रिपीट कर दूँ कि आप इनके फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उनका एटॉमिक रेडियस आप कैलकुलेट करें हीलियम के लिए, तो ये फार्मूला जो है Z को अब मैं इग्नोर नहीं कर सकता। यहाँ पर मैंने Z नहीं लगाया था क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z वैसे भी 1 के बराबर है। तो यहाँ पर R इक्वल टू n स्क्वेयर Z मौजूद है यहाँ पर और मल्टीप्लाई 0.529 एन टू 10⁻⁻10। एक ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, और कब यूज़ करूँगा, जब मुझसे ये पूछा जाए कि आप मीटर में आंसर दे दें। और दूसरा ये फार्मूला यूज़ करूँगा कि n स्क्वेयर ओवर Z मल्टीप्लाई 0.529 एन टू 10⁻529 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर मैं इनको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आपके पास यहाँ पर जो है सिर्फ Z का ये चेंज आया आपके पास, बाकी फार्मूला उसी तरह है। लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था तो इसलिए हमने Z नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड शेल में हीलियम का इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो फिर आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे R इक्वल टू, मैं अगर फर्स्ट शेल में कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर लिखूँगा 1 स्क्वेयर और इनका एटॉमिक नंबर है 2, तो अब मैं 2 भी रखूँगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह
पहले आप इनका स्क्वायर लेंगे, इनको डिवाइड कर दे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे। अगर मैं सेकंड शेल के लिए हीलियम का इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड शेल में मौजूद है तो आपके पास क्या आंसर आएगा? हाँ, किस तरह कर दूँ? ये सेकंड शेल के लिए 2 का स्क्वायर लेंगे और उनका z की वैल्यू जो है 2 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 2 रख देंगे और 0.529 एंगस्ट्रॉम ये कांस्टेंट वैल्यू है जो इसके कैलकुलेशन से आती है। तो न्यूमेरिकल के लिए इस फार्मूले को हम यूज़ नहीं करेंगे, बस डायरेक्टली हमें पता है कि इसमें तो वैसे भी चेंज नहीं आएगा। तो इनकी जो वैल्यू है आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि अगर मीटर में कैलकुलेट करना है तो इस वैल्यू को लगाए, अगर एंगस्ट्रॉम में है तो आप 10⁻⁻10 हटा दें और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम लगा दें। इसी तरह अगर इनके बजाय हम थर्ड शेल के लिए अगर मालूम करें हीलियम में, तो मैं यहाँ 3 का स्क्वायर और इनका एटॉमिक नंबर 2 है और 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इनको लिथियम के ऊपर अप्लाई करूँ तो लिथियम के ऊपर ये कब अप्लाई होगा? जब लिथियम +2 फॉर्म में होगा। तो उनके पास एटॉमिक नंबर तो 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन अब इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इस वक्त इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो इसके लिए अगर मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, इस तरह से क्वेश्चन बना दूं, तो फिर आपके लिए क्या फार्मूला होगा? R = n²/z 0.529 एंगस्ट्रॉम। सपोज हम एंगस्ट्रॉम में मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास n फर्स्ट शेल के लिए तो 1² और z लिथियम का 3 है तो मैं यहाँ पर 3 रखूँगा। इसी तरह 0.529 ये कांस्टेंट वैल्यू है तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट ईयर जो है पेपर में ये आया था कि आप बोहर रेडियस लेके इनकी डेरिवेशन करें लेकिन लिथियम के लिए, लेकिन नोट्स बुक में या टेक्स्ट बुक में हाइड्रोजन के लिए सिर्फ सॉल्व किया है। तो आपको क्या करना होगा? ये सब कुछ जो है बिल्कुल सेम होगा, लेकिन लास्ट में यहाँ पर जो है सिर्फ 3 लगाना है लिथियम के लिए, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर 3 है। तो जिसने नोट्स या गाइड से अगर लिखा हो पेपर में तो उनका जो है आंसर फिर गलत होगा, क्योंकि उन्होंने सिलोबस बनाया था कि बुक में, टेक्स्ट बुक में तो हाइड्रोजन के लिए मेंशन है, लेकिन आप हीलियम के लिए या लिथियम के लिए करें तो आप सिर्फ जो है z की वैल्यू ये चेंज करेंगे, बाकी प्रोसेस जितना भी मैथमेटिकल तरीक़ाकार है वो सब कुछ सेम होगा। लास्ट में आप z की वैल्यू जो है लिथियम के लिए 3 रखेंगे। तो और इनके ऊपर इनडिकेट में इस तरह से MCQs भी आ सकते हैं, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है पेपर में। और इनके अलावा जितने भी एंट्री टेस्ट है तो उसमें अगर आपको ये क्वेश्चन मेंशन हो, MCQs इसके ऊपर बनाया हो कि हाइड्रोजन के सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो एंगस्ट्रॉम में उनका जो है एटॉमिक रेडियस पर क्या होगा, तो मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होंगे। तो आप सिंपली डायरेक्ट जो है इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं रफ पर कि 2 का स्क्वायर लेंगे और जो है 0.529 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तरीका होगा। अगर कैलकुलेटर वो तो अलाउ नहीं होता, लेकिन फर्स्ट डिजिट से आपको पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर मौजूद है 4, ये आ रहा है, तो 4 को आप जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो इतना अंदाज़ा आपको हो जाता है कि फर्स्ट डिजिट कौन सा ऑप्शन जो है ठीक है, यहाँ पर जो है फर्स्ट डिजिट कौन सा आ रहा है। तो ये था हमारे पास डेरिवेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस या बोहर रेडियस भी कहते हैं। इसमें मेन चीज़ क्या था कि हमें नंबर 1 सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंपेयर करना है और हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम आर को लाजमी एक साइड पर रखेंगे बार बार। और इनमें जो है बीच में सिर्फ v² की वैल्यू पुट करनी थी। उनका रीज़न क्या बताया कि बाकी जितने भी चीज़ें हैं, मास, एप्सिलॉन नॉट, पाई, ये सारे कांस्टेंट है। और दूसरा क्या फ़ायदा होगा v² लगाने से कि इसमें n इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ शेल, तो वो फार्मूले में आ जाएगा। तो इसलिए हमने v² की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दी। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन अलग आ जाए कि आप रेडियस की जो है डेरिवेशन करें तो आप यहाँ तक कर लें, ये काफ़ी है, और साथ में ये वैल्यू मेंशन करें। ये आपका असाइनमेंट हुआ, ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर लें कि इससे ये वैल्यू जो है आती है या नहीं। और बाकी जो है मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि आप मीटर में रेडियस कैलकुलेट करें तो वो फार्मूला लगाएंगे। अगर ये कहें कि आप एंगस्ट्रॉम में करें तो फिर सिर्फ 0.529 एंगस्ट्रॉम, फिर ये वैल्यू लगानी पड़ेगी।
शुक्रिया।